Hello Pinky, hello Chintu. Hello Chintu and Rahul, how are you both? Hey friends, nice to meet you both here. फ्रेंड्स तुम्हें पता है आज हिंदी एंड संस्कृत पाठशाला चैनल पर न्यू वीडियो अपलोड हुआ है। हाँ राहुल, यू आर राइट। आज मेरे को भी मेरे मोबाइल फोन पे न्यू वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आया था। Same here guys, I also got a notification. So why not guys, let's watch the video together and learn something new. Yes, let's learn Hindi. Yes, let's watch the video. Let's watch the video. नमस्कार छात्रों। तो छात्रों आज हम करेंगे ग्राम श्री कविता का 5वां पैराग्राफ। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चितियाँ पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अम्बली से तरु की डाल झड़ी, लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी ओ सेम फैली मखमली टमाटर हुए। अब चितियाँ मीन रेखाकार निशान पड़ गए हैं, अम्बली मीन छोटा आंवला, लह लह मीन लहलहाता झूमता हुआ, मह मह मीन सुगंधित से बहकता हुआ, लाल मिर्चों की बड़ी हरी थैली। तो यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। उस प्राकृतिक जो भी नेचर की सुंदरता है उस कवि को नज़र आती है, भाई पूरा वर्ण्य का ही वर्णन हुआ है। तो इन पंक्तियों का क्या भावार्थ है जानते हैं। गांव के जो प्राकृतिक सौंदर्य एवं समृद्धि को देखकर गांव का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको देखकर, ब्यूटी को देखकर और समृद्धि को देखकर कवि कहता है कि अमरूद पहले पीले हुए, फिर पूरी तरह पक जाने से उन पर लाल लाल अमरूद होता है गावा, लाल लाल धारियाँ पड़ गई और फिर वे पककर स्वादिष्ट हो गए। मीन उनको लगने से लेकर पकने तक का वर्णन कर डाला है कवि ने। बेर भी पककर सुनहरे और पीले अर्थात पीले रंग के हो गए और आंवले की डालियों पर छोटी छोटी अम्बली के गुच्छे सुंदर लग रहे हैं। गांव के खेतों में अब हरा पालक लगातार बढ़ रहा है, लहक रहा है, हरा धनिया भी खूब सुगंध बिखेर रहा है, लौकी और सेम की बेलें भी चारों ओर फैलकर खूब फलने लगी हैं। टमाटर पककर मखमल की तरह कोमल एवं मुलायम हो गए हैं। पौधों पर गुच्छों के रूप में लगी हरी मिर्चों को देखकर लगता है कि वह थैलियों से भरी पड़ी है। ये एक गांव का दृश्य है। गांव में आप अगर रहते हैं तो आपको अपने खेतों में कभी कुछ लहलहाता हुआ नज़र आता है। तो उसी का वर्णन यहाँ इस कविता में कवि ने बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। तो इस पैराग्राफ के कुछ प्रश्न बनते हैं, तो उनको देख लेते हैं। कविता में अमरूदों की क्या विशेषता बताई गई है। अब एक मेरिट लिखना है, विशेषता बतानी है अमरूदों की, गावा की। कविता में बताया गया है कि अमरूद जब पकने लगे तो पीले रंग के हो गए, पूर्णतया पक जाने पर उन पर लाल चित्तियाँ पड़ गई, लाल लाल चित्तियाँ में निशान पड़ गए और इससे उनका जो स्वाद था अधिक मीठा हो गया। अम्बली से तरु की डाली झड़ी का क्या आशय है। अम्बली से आंवला, अम्बली अर्थात आंवले के जो छोटे छोटे फल डालियों पर इतनी अधिक मात्रा में आ गए हैं कि डालें पूरी तरह ढक गई हैं। तो छात्रों यहाँ पर आंवलों के गुच्छे डालियों पर ऐसे लग रहे हैं जैसे टहनियों को फलों से जड़ा गया हो। प्रश्न नंबर 3, लह लह पालक मह मह धनिया से क्या आशय है। लहलहाता हुआ धनिया मीन इससे ये आशय है कि गांव में खूब पालक उगा हुआ है। पालक के लंबे चौड़े पत्ते हवा के चलने से लहलहाने लगते हैं और धनिया के पौधों से खेतों में खुशबू फैल रही है और सारा वातावरण एकदम सुगंधित बना हुआ है। प्रश्न नंबर 4, बेर की विशेषताएं बताइए। अब बेर आया है तो बेर की विशेषताएं बतानी है। तो बेर पककर पीले हो गए हैं जिससे कि उनमें और मीठापन आ गया है और वे स्वादिष्ट लगने लगे हैं। ये हो गया इसके प्रश्नों के उत्तर। अब पैराग्राफ 6, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपतशाही तट पर तरबूजों की खेती,
उंगली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई। गिरते जल सुर रखाब पुलिन पर, मग रोठी रहती सोई। बालू होती है रेत, और सरपत मीन सर्प, घास पत पात आदि। तट होता है किनारा। सुरखाब चक्रवाक, चकवा पक्षी। पुलिन मीन तट, फिरते तैरते। मगरोठी मुर्गाबी पक्षी, मुर्गाबी पक्षी की बात भी कही गई है यहाँ पर। तो इसका भावार्थ जान लेते हैं। गाम के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि गाम नदी के तट पर रंग बिरंगी रेती फैली हुई है। कहाँ पर? गंगा के तट पर। कैसी रेत है? रंग बिरंगी रेत फैली हुई है। उस पर सूर्य की किरणें पड़ने से सातों रंग चमकने लगते हैं और हवा से रेत पर बनी आड़ी तिरछी लहरें सांपों की तरह चमकती हैं। वहाँ लंबे पत्तों वाली घास छाई हुई है। गंगा तट पर तरबूजों की खेती हो रही है। वहाँ पर कुछ बगुले अपनी उंगली रूपी कंघी से अपना सिर खुजलाते हैं। उंगली रूपी कंघी से अपना सिर खुजलाते हैं और कलंगी को संवारते हैं। कलगी को संवार। वहाँ पानी पर चकवा पक्षी तैरते रहते हैं। कौन से पक्षी हैं? पानी पर चकवा पक्षी। और वहाँ कहीं पर मुर्गाबी सोई रहती है। और गांव के तट, गंगा तट का अति वातावरण रमणीय दिखाई देता है। मीन बहुत ही देखने योग्य रमणीय लग रहा है। चारों तरफ प्राकृतिक सुंदरता फैली हुई है। प्रश्न, इसमें कुछ प्रश्न बनते हैं। गंगा नदी के तट पर रेत राशि किस प्रकार दिखाई देती है? अब इसको बताना है कि किस प्रकार से वर्णन किया गया है। भावार्थ जब आपको कविता का समझ में आ जाता है तो आप प्रश्नों के उत्तर तो उसी में मिल जाते हैं। गंगा नदी के तट पर रेत राशि हवा के कारण टेढ़ी मेढ़ी लहरों बनी हुई है। उस रेत पर सूर्य की किरणें पड़ने से छात्रों वह रंग बिरंगी दिखाई देती हैं तथा ऐसी लगती हैं कि वहाँ पर रंग बिरंगे सांप लेटे हुए हों। कैसे दिखाई दे रही हैं? जैसे कि रंग बिरंगे सांप लेटे हुए हों। गंगा तट पर किसकी खेती की गई है? गंगा तट पर छात्रों खरपतवार उगा रहता है तथा उसी के बीच तरबूजों की बेलें फैली रहती हैं। गर्मियों के आने से पहले ही वहाँ पर तरबूजों तथा खीरा, ककड़ी आदि की खेती की जाती है। गंगा तट पर खरपतवार उगा रहता है और उसी के बीच तरबूजों, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, तरबूजों की बेलें फैली रहती हैं। गर्मियों के आने से पहले ही वहाँ पर तरबूज तथा खीरा, ककड़ी आदि की खेती की जाती है। अब प्रश्न नंबर 3, सुरखाब पक्षी की क्या विशेषता बताई गई है? सुरखाब पक्षी की विशेषता बतानी है। अब सुरखाब पक्षी मीन चकवा पक्षी वन में विचरण करता है तथा पानी में अठखेलियाँ करता हुआ तैरता रहता है। ये उभयचर पक्षी है। ऐसी मान्यता है कि रात में ये अपने जोड़े से बिछुड़ जाता है। इसकी ये खासियत है कि ये अपने जोड़े से बिछड़ जाता है रात को। कलगी संवारते हैं कोई से क्या अभिप्राय है? कलगी गंगा किनारे बगुले पानी में बैठकर अपने पंजे की उंगली मानो कंघी करते हुए अपनी कलगी को संवारते एवं खुजलाते रहते हैं। इस तरह बगुले वहाँ पर मस्त रहते हैं। तो ये था प्रश्न पैराग्राफ 5वां और 6ठा 7वां भी देख लेते हैं। हंसमुख हरियाली हिमपात आतप सुख से अलसाए सोए, बीघी ध्याली में निशी की तारक स्वप्नों में से खोए। मरकत डिब्बे सा खुला गाम जिस पर नीलम नव आच्छादन, निरुपम हिमांत ने स्निग्ध शांत निज शोभा से हरता जनमन। हिम आतप सर्दी की धूप, अलसाए मीन आलसी आलस से भरे, निशी मीन रात, अंध्याली अंधेरा, तारक मीन तारे, मरकत पन्ना
नामक हरे रंग का रत्न, नीलम नीले रंग की कीमती पत्थर, आच्छादन ढका हुआ ऊपरी आवरण, निरुपम जिसकी उपमा ना हो, अहिमांत शीत ऋतु का अंत, स्निग्ध सुंदर निज अपनी। कवि पंत गांव के प्राकृतिक मनोरम वातावरण का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गांव की हरियाली सूर्य की धूप के कारण अंशती हुई प्रतीत हो रही है। सर्दियों में मन भावन धूप खिली रहती है। ऐसा लगता है कि वहाँ का सारा ही परिवेश सुख से अलसाया और सोया हुआ लगता है। ओस पड़ने से रात भीगी भीगी सी लग रही है और रात के अंधकार में तारे सपनों में खोए हुए से लगते हैं। वह पूरा गांव मरकत रतन के बने हुए डिब्बे के समान लगता है और उसके ऊपर नीलम के समान नीले आकाश का आवरण है। नीला आकाश छाया हुआ है। सर्दियां बीतने पर इस गांव में अनुपम शांति छाई हुई है। इस तरह से यह गांव अपनी शोभा से लोगों के मन को हर रहा है। प्रश्न, हंसमुख हरियाली से क्या आशय है? हंसमुख हरियाली से ये आशय है कि गांव में चारों ओर हरियाली छाई हुई है। उस पर सूर्य की किरणें अर्थात सर्दियों की गुलाबी धूप पड़ रही है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा लग रहा है कि हरियाली मंद हंसी बिखेर रही है। रात में ग्रामीण प्रवेश में तारे कैसे प्रतीत होते हैं? रात में सर्दियों के कारण ओस पड़ती रहती है। लगता है कि अंधेरा भीग रहा है। उधर अंधेरे में तारे टिमटिमाने लगते हैं, मानो सपने में वे खोए हुए हैं। हंसमुख हरियाली किसके साथ सोई हुई है? हंसमुख हरियाली मानो सर्दियों की हरियाली के साथ सोई हुई है। हंसमुख हरियाली मानो सर्दियों की हरियाली के साथ सोई हुई है। गांव की कौन सी शोभा जन मन को हर रही है? कौन सी शोभा जन मन को हर रही है? गांव की प्राकृतिक शोभा तथा हरियाली, ठंडी भीगी रातें, खड़ी फसलें, नीला आकाश और शांत वातावरण आदि मिलकर ऐसा वातावरण बनाते हैं कि वे जन मन को हर लेती है। जन मन को हर लेती है। तो ये थे आपकी ग्राम श्री कविता के पैराग्राफ और उसके प्रश्न। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न उत्तर।